फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है इसका दिसंबर मंथ का जो एडिशन है इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम लोग आगरा शहर की एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आगरा शहर है यहाँ पर ताजमहल तो है ही, इसके साथ ही यहाँ पर एक पेठा नाम की मिठाई बनाई जाती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। समस्या क्या है कि जो पेठा मिठाई है इसको बनाते समय जो उद्योग कह लीजिए काम करते हैं, जो पेठा मिठाई बनाते हैं, उनकी वजह से आगरा शहर में जो पॉल्यूशन है या जो प्रदूषण है इसकी समस्या गंभीर हो रही है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, किस किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल डाउन टू अर्थ मैगजीन ने प्रोवाइड किया है, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। इसको लिखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं आपको केस स्टडी पढ़ा दूंगा, आप उसको समझ भी लेंगे, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो फिर उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें आप इस तरह की केस स्टडीज का यूज कर सकते हैं। एक बात और आती है कि केस स्टडी का इस्तेमाल करना ही क्यों है। देखिए, केस स्टडी आपका जो आंसर है उसको दूसरों से अलग बना देती है। अब अगर शहर में प्रदूषण की समस्या की बात होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ही समस्याएं हैं, उसी के बारे में सभी लोग लिखेंगे, यानी कि वही गिनी चुनी प्रॉब्लम्स हर कोई लिख करके आएगा। अब जब हर कोई एक ही बात लिखेगा तो जाहिर सी बात है मार्क्स जो हैं, जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो आपको कम मिलेंगे। और फिर लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स कम आते हैं, या इस तरह के लोगों के माइंड में डाउट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जब आप इस तरह की केस स्टडी वगैरह लिख देते हैं तो आपका जो आंसर है बाकी के लोगों के आंसर से अलग हो जाता है, विशेष हो जाता है। तो अब आपको विशेष अंक भी मिल जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए केस स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया 2008 में, ये सारे पेपर 2 के क्वेश्चन है, यानी इंडियन ज्योग्राफी से। अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट हैज क्रिएटेड न्यूमरस प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारा शहरी विकास है उसको प्लान्ड तरीके से, नियोजित तरीके से नहीं किया गया है, अनियोजित विकास है। और जब अनियोजित विकास है तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। ये क्वेश्चन आया, इसमें अब आप आगरा का जो केस स्टडी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जनरेटेड बाय अर्बन वेस्ट इन इंडिया, यानी कि जो अर्बन वेस्ट है वही जो अभी इंडस्ट्री से वेस्ट आने वाला है, या कह लीजिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी तरह का जो अर्बन वेस्ट है, जो शहरों से आने वाला कचरा है, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट लगातार गिरती जा रही है, इन्वायरमेंट की स्थिति, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आप इस केस स्टडी को बता सकते हैं शॉर्ट में। एक देखिए क्वेश्चन है जो 2020 का है। क्वेश्चन कहा गया है, भारत में शहरी समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के महत्व का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि देखिए, जो भारत की अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, भारत की जो शहरों की समस्याएं हैं, उससे निपटने में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम कैसे हेल्प करेगा। तो जब आप शहरों की समस्याएं बता रहे हैं तो एक समस्या आप ये भी बता सकते हैं जो आगरा शहर फेस कर रहा है, और फिर आप बता सकते हैं कि स्मार्ट सिटी कार्यक्रम जो है वो किस तरह से इन समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका आंसर निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और यही जो अलगपन होगा, जो कह लीजिए एक यूनिक आपका जो आंसर होगा, वो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। अब देखिए, डायरेक्टली हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो ये टॉपिक आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे कोई क्वेश्चन आए वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अर्बन सेटलमेंट एंड प्लानिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आगरा में जो पेठा बनता है उसके लिए एक फल का यूज़ होता है, जिसका चित्र आपके सामने दिया हुआ है। अब देखिए, जब ये फल यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है इसके कुछ छिलके होंगे जो बचेंगे। इसके साथ ही जो पल्प होता है किसी फल का, यानी जो गूदा होता है, वो भी बच जाएगा। इसके साथ ही फल का भी काफ़ी कुछ हिस्सा होता है जो बच जाता है। तो ये सारी जो बची हुई चीज़ें हैं, जब इनको नदी में या किसी भी नाले वगैरह में फेंक दिया जाएगा तो वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाएगा।
अगर जमीन पर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, जब कोई चीज सड़ेगी तो उसकी दुर्गंध होगी, यानी एयर पॉल्यूशन होता है। तो अलग अलग तरह से ये जो पेठा इंडस्ट्री है ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है या कह लीजिए प्रदूषित कर रही है। अब देखिए क्या समस्या क्या है कि जब पेठा बनाया जाता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यानी पेठा को बनाने के दौरान जो फल का 60% हिस्सा है वो वेस्ट ही चला जाता है, यानी कि 60% फल जो है वो बर्बाद होता है। अब ये जो 60% फल है जो बर्बाद हो रहा है, अगर आप इसको पानी में डाल देंगे या जमीन पर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन की समस्या जन्म लेगी। अब देखिए समस्या क्या है कि जो आगरा का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा पाया है। यानी कि ये देखिए जो रॉ पेठा वेस्ट है ये कहीं एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं किया जाता है, कहीं एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जाता है। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसकी व्यवस्था कर पाए तो ये जो प्रदूषण की समस्या है वो दूर हो सकती है। तो जो कुछ पेठा मेकिंग यूनिट्स हैं यानी कि पेठा बनाने वाली कुछ जो इंडस्ट्री हैं यूनिट हैं वो क्या करती हैं, जो रॉ पेठा है, रॉ पेठा मतलब ये जो कह लीजिए कच्चा पेठा है, इसका जो वेस्ट है उसको किसी ना किसी ड्रेन वगैरह में छोड़ देते हैं। मान लीजिए शहर से होकर के कोई नदी नाला वगैरह गुजर रहा है तो उसी में इस वेस्ट मटेरियल को डाल दिया। अब इससे क्या होगा आप समझ सकते हैं कि वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाएगा या फिर जो वाटर है उसमें कह लीजिए कि प्रदूषण फैल जाएगा। अब देखिए कुछ ही यूनिट्स ऐसी हैं, बहुत ही गिनी चुनी यूनिट्स ऐसी हैं जो अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको या तो गौशाला में दे देती हैं, क्योंकि देखिए ये जो फल है पेठा का जो फल है इसमें न्यूट्रिशन अच्छा है, इसमें अच्छी मात्रा में पोषक तत्व हैं तो जानवरों के लिए ये अच्छा रहेगा। तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, इसको किसी गौशाला में दे दिया या किसी कैटल फार्म को दे दिया, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। यानी कि इस ये जो वेस्ट मटेरियल है इसके समाधान का ये एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही देखिए जो आपका पेठा है, पेठा का जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो ये क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है इसलिए इससे कंपोस्ट भी बनाई जा सकती है। यानी एक तरीका ये भी हो सकता है कि इससे कंपोस्ट का निर्माण कर लिया जाए, तो एक तरफ प्रदूषण नहीं होगा दूसरी तरफ आर्थिक लाभ भी होगा। तो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए पहले बात कही गई कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको जितनी भी पेठा यूनिट है, जितनी भी शहर की पेठा यूनिट है उनको फॉर्मली रजिस्टर कर देना चाहिए, यानी उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ ही जियो टैगिंग यूज की जा सकती है, यानी कि कहाँ कहाँ पर कितनी पेठा यूनिट है सभी की जियो टैगिंग की जा सकती है। देखिए जब जियो टैगिंग हो जाएगी तो आपको पता होगा शहर में कहाँ कहाँ पर पेठा यूनिट है। इससे क्या होगा आप अच्छे से निगरानी कर सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है और अगर कहीं पे कोई नई यूनिट खुलती है तो तुरंत उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी, क्योंकि पता होगा कि पहले कौन कौन सी यूनिट थी और इस जगह पर ये नई यूनिट आई है। तो ये सारे लाभ हो सकते हैं जियो टैगिंग के। इसके साथ ही देखिए एक बात कही गई कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है ये कहता है कि अगर कोई भी उद्योग प्रतिदिन 100 किलोग्राम या इससे ज़्यादा का वेस्ट का उत्पादन करता है, यानी कि वेस्ट जनरेशन अगर किसी उद्योग का 100 केजी प्रतिदिन या इससे ज़्यादा है तो वो उद्योग खुद रिस्पॉन्सिबल होगा इस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी एक इंडस्ट्री है एबीसी, इसमें रोज आप 100 केजी या इससे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस वेस्ट का समाधान करना, इस वेस्ट को एक तरह से अगर सिंपल भाषा में कहें तो नष्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके उद्योग की ही होगी। अब देखिए अगर हो सकता है कि आपके पास ऐसी सुविधाएं ना हो कि आप इस वेस्ट मटेरियल को का समाधान कर पाएं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको किसी ऐसे उद्योग से संपर्क करना होगा जो आपके लिए ये काम कर दे, यानी कि इस वेस्ट मटेरियल का समाधान कर दे। तो ये कहा गया है कि जो पेठा इंडस्ट्री है वो इसी कैटेगरी में आती है। पेठा इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है वो 100 केजी प्रतिदिन से ज़्यादा है, तो इसलिए इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाना चाहिए कि अपने वेस्ट मटेरियल का समाधान ये अपने आप करें। इसके साथ ही देखिए एक बात कही गई है, जो वेस्ट मटेरियल है क्योंकि ये पशुओं के लिए अच्छा हो सकता है तो एक फॉर्मलाइज्ड तरीके से यानी कि एक संगठित तरीके से एक सप्लाई चेन बनाई जा सकती है। इस सप्लाई चेन की विशेषता क्या होगी
कि जो वेस्ट मटेरियल है वो सही समय पे कैटल फार्म जो हैं, यानी कि जो पशुओं के फार्म हैं, वहां तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो पशु हैं उनको बेहतर पोषण वाला चारा मिल जाएगा, सस्ते दामों पे मिल जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसकी समस्या भी हल हो जाएगी। तो ये कुछ इसके समाधान हो गए। अब देखिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो देखिए पेप्सी कंपनी ने जो गुजरात के कुछ किसान हैं उनके ऊपर केस कर दिया था। इसी से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है। तो पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भारत में एक अधिनियम है, पादप प्रकार एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये अधिनियम क्यों बनाया गया, पहले ये समझते हैं इस एक्ट के पीछे उद्देश्य क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी। ये एबीसी कंपनी क्या करती है, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, इनकी उन्नत किस्मों को विकसित करने के लिए रिसर्च का काम करती है। तो एबीसी कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली अच्छे सीड्स का निर्माण कर रही है। अब देखिए ये कंपनी इस काम को क्यों करेगी, जाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए। अब मान लीजिए कंपनी एबीसी ने जो सीड्स विकसित किए, अगर इसको कोई भी बेच सकता है, कोई भी अपने अधिकार में ले सकता है, तो फिर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगी, क्योंकि इसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ऐसे में एबीसी कंपनी को इसके द्वारा जो विकसित किए गए सीड्स हैं इसके ऊपर अधिकार दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है। यानी कि पेटेंट का मतलब क्या है, ये जो सीड्स हैं, ये जो बीज हैं जिसको एबीसी ने विकसित किया है, इसको बेचने का एकमात्र अधिकार जो है एबीसी कंपनी के पास ही होगा, क्योंकि इसने इन्हें बनाया है, तो ये इसी की प्रॉपर्टी हो जाएंगे। अब देखिए दूसरी तरफ क्या समस्या आती है। भारत के जो किसान हैं वो काफ़ी गरीब हैं, फार्मर्स जो हमारे हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो अगर मान लीजिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सभी के सभी बीजों के ऊपर अपने अधिकार कर लेंगी, तो फार्मर्स मजबूर हो जाएंगे, हमारे कृषक मजबूर हो जाएंगे कि वो अपने बीज को इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनी से खरीदें। और फिर ऐसे में क्या होगा, फार्मर्स को ये जो बीज हैं काफ़ी महंगे पड़ेंगे, उनको नुकसान होगा। तो एक तरफ कंपनी के अधिकार सुरक्षित रहें और दूसरी तरफ किसानों के भी अधिकार सुरक्षित रहें। इस उद्देश्य के साथ ये जो हमारा पादप प्रकार एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसको लाया गया। अब देखिए ये थोड़ा सा चलिए और देख लेते हैं। देखिए कंपनीज को, जैसे मैंने कहा कि अपने विकसित किए हुए जो बीज हैं उसके ऊपर कंपनीज को सारे अधिकार होंगे, जैसे इसको बेचना, वितरित करना, आयात निर्यात करना, ये सारे अधिकार जो हैं उसी कंपनी के पास होंगे जिसने इसको विकसित किया है। किसान के पास क्या अधिकार होंगे, किसान देखिए क्या है, खुद की अगर कोई नई प्रजाति विकसित करता है, यानी अगर किसान जो है खुद अपने आप से कोई नई प्रजाति का विकास करता है, तो वो तो जो किसान है वो इस बीज के ऊपर, अपने द्वारा विकसित बीज के ऊपर पेटेंट ले सकता है, पंजीकरण करा सकता है। जैसे कोई कंपनी अपना पंजीकरण करा सकती है बीज पे, उसी तरह से किसान भी अपने जो विकसित किया हुआ बीज है उसके ऊपर पंजीकरण करा सकता है। इसके साथ ही किसान के खेत के जो बीज हैं उन बीजों को किसान दोबारा उपयोग में ला सकता है, बो सकता है, किसी दूसरे किसान को दे सकता है और बेच भी सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस अधिनियम के तहत, जो हमारा अधिनियम है इसके तहत अगर कोई संरक्षित बीज है, जो ब्रांडेड बीज जिसको कहते हैं, जो किसी ब्रांड का बीज है, उसको किसान बेच नहीं सकेगा। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई बीज विकसित किया है तो उसको फिर कोई इंडिविजुअल किसान मार्केट में नहीं बेच सकेगा, क्योंकि उस बीज के ऊपर जो कंपनी है उसका पेटेंट है। बाकी जो किसान के अपने बीज हैं उसको वो बेच भी सकता है। तो ये बेसिकली अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हो गए। अब देखिए केस क्या है। केस ये है कि आपने लेस पोटैटो चिप्स देखे होंगे, जो लेस चिप्स आते हैं, बहुत ही आम हैं। तो इन चिप्स को बनाने के लिए जो आलू है उसकी एक विशेष वैरायटी का इस्तेमाल होता है। इस वैरायटी का नाम है FL 2027। ये FL 2027 के ऊपर किसका अधिकार है, इसके ऊपर पेप्सिको जो कंपनी है, जो पेप्सिको कंपनी है उसका अपना अधिकार है, यानी उसने इसका रजिस्ट्रेशन इस बीज का कराया हुआ है। अब देखिए ये जो कंपनी थी पेप्सिको, इसने गुजरात के कुछ किसानों के ऊपर आरोप लगाया कि जो किसान है वो अवैध रूप से इसके बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेप्सिको कंपनी बेसिकली क्या करती है कि किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे आपका एक फार्म है, आपका एक खेत है,
तो पेप्सिको आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि हम आपको अपने बीज देंगे, यही FL 2027 वेराइटी के। इन बीजों का इस्तेमाल करके आप आलू की फसल उगाइए और फिर वो जो फसल है हमको बेच दीजिए और उससे हम चिप्स बनाएंगे। ये पेप्सिको कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं उनको ये FL 2027 बीज प्रोवाइड किया जाता है। कुछ ऐसे भी किसान थे जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इन बीजों का इस्तेमाल कर रहे थे और इन बीजों का इस्तेमाल करके यही FL 2027 वैरायटी के आलू का उत्पादन कर रहे थे। तो पेप्सिको कंपनी ने केस कर दिया इनके ऊपर, बड़े बड़े कह लीजिए कि हानि के दावे कर दिए। लगभग 4.2 करोड़ तक के जो दावे हैं वो कंपनी ने कर दिए बहुत छोटे छोटे किसानों के ऊपर। तो अब देखिए क्या हुआ, जो मैटर है वो गया अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। इसके पास पूरा मामला जाता है। तो अब देखिए अंतिम रूप से क्या हुआ कि अथॉरिटी ने जो पेप्सिको का दावा था उसको खारिज कर दिया, यानी कि गलत पाया, और किसानों को सही कहा गया। तो यानी इससे एक बात सामने आई, इससे एक सिग्नल गया इंडस्ट्रीज के पास, कंपनीज के पास, कि भारत में जो फार्मर्स के राइट्स हैं, यानी कि जो हमारे किसानों के अधिकार हैं, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं कि आपने किसी बीज के ऊपर फटाफट पेटेंट ले लिया और उसके बाद आप किसानों से मनमाने मुआवजे मांग देंगे, मनमाने उनके ऊपर हानि के दावे कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है। किसानों को पर्याप्त अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए हैं। इसके बाद देखिए एक टर्म है कॉफर डैम। तो ये कॉफर डैम क्या होता है? देखिए मान लीजिए कहीं पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाना है। तो बांध बनाने के लिए पहले आपको पानी को हटाना होगा, तभी आप स्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पूरा आप एरिया जो देख रहे हैं ये सूखा है और आसपास आपको यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? ये कॉफर डैम है। कॉफर डैम एक तरह से एक टेम्परेरी बांध हो गया, एक कह लीजिए कम समय के लिए बांध बनाया गया। और इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो पानी है उसको उसका डाइवर्जन किया जाए, यानी कि जो कह लीजिए जल है उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए, जिससे कि जो भूमि है उसका एक बड़ा हिस्सा सूखा निकल आए। और फिर इस सूखी भूमि के ऊपर क्या किया जाता है, जो बांध बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर की जरूरत है उसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो टेम्परेरी बांध होता है इसी को कॉफर डैम कहते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया जा रहा है। तो देखिए अब पढ़ लेते हैं थ्योरी में भी। तो कॉफर डैम को जल स्रोत या उसके आसपास अस्थायी अवरोधक, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी अवरोधक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा किसी सीमित बंद क्षेत्र में जल के निष्कासन, डायवर्जन या जल क्षति की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जैसे यहाँ पर से जल जो है उसका निष्कासन कर दिया गया। तो किसी भी कॉफर डैम प्रकार का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अत्यधिक या असुविधाजनक जल को पीछे हटाकर निर्माण कार्य के लिए शुष्क भूमि उपलब्ध कराना होता है, यानी जल मुक्त जो परिस्थिति है उपलब्ध कराना, ये कॉफर डैम का उद्देश्य हो गया। ये किसी भी परियोजना के लिए न्यूनतम प्रतिरोध और यथासंभव अधिक सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने में सहायक होता है। तो ये आपका देखिए कॉफर डैम हो गया। अगर केवल कॉफर डैम के बारे में पूछा जाए तो आप इतना लिख के आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़ी हुई बात क्या है। तो देखिए एक पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये चलाया जा रहा है, और जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसकी वजह से अभी हाल में कुछ जो गांव हैं वो डूब गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख्य बात यह है कि एक तो लगभग 1,06,006 फैमिलीज जो हैं उनको अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाना होगा। आंध्र प्रदेश की 1,06,006 फैमिलीज जो हैं उनको अपना जो स्थान है उसे छोड़ना पड़ेगा इस बांध की वजह से। और एक बात और सामने आई है कि देखिए हर 5 एकड़ में जो सिंचाई हो पाएगी, देखिए बांध बनाया जा रहा है तो सिंचाई संभव होगी, तो इस बांध की वजह से हर 5 एकड़ में जो सिंचाई संभव होगी उसके बदले में कम से कम एक ट्राइबल फैमिली ऐसी है जिसको माइग्रेट करना पड़ा है, जिसको अपना स्थान छोड़ना पड़ा है, जिसको कहते हैं डिस्प्लेस होना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि इस काम को करने की कीमत क्या है। तो यहाँ पर कीमत क्या है कि 5 एकड़ जमीन की सिंचाई के बदले एक ट्राइबल फैमिली ऐसी है कम से कम जिसको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, जिसको अपना स्थान छोड़ना पड़ रहा है।
तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में बड़े बांध बनाए जाएं या छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, तो वहां पर आप जो है इन सारे फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि बड़े बांध किस तरह की समस्याएं लाते हैं। और अगर केवल कॉफर डैम के बारे में पूछा जाए तो जो पीछे मैंने आपको चीजें बताई उसको आप लिख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है फोर्टिफिकेशन। देखिए फोर्टिफिकेशन क्या है, आप अलग अलग चीजों को कंज्यूम करते हैं, उनमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू कई बार कम होती है, यानी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। अब देखिए शरीर को भोजन से क्या चाहिए, पोषक तत्व, और अगर वही कम होंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो आपका भोजन है वो उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं, उनको अलग से ऐड कर दिया जाता है। अब जब ये पोषक तत्व अलग से ऐड कर दिए जाते हैं तो आपके शरीर को जितने पोषक तत्व चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, जो हमारी टाटा केमिकल लिमिटेड है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन हैदराबाद के साथ मिलकर के, यानी कि देखिए एक हो गया आपका टाटा केमिकल, इसके साथ ही आपका हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मिल करके क्या कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस टाटा, जो हमारा साल्ट है यानी कि जो हमारा नमक होता है उसमें उसको फोर्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें आयरन और आयोडीन जो है इसकी मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं। तो अब जो टाटा और आईसीएमआर है इसके द्वारा जो फोर्टिफाइड साल्ट आएगा उसमें आयरन और आपका जो आयोडीन है वो पर्याप्त मात्रा में होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे देश में एनीमिया की समस्या है उससे लड़ने में काफी मदद मिलेगी। देखिए एनीमिया क्या है, हमारे देश में हर 3 में से 2 महिलाएं एनीमिक हैं, यानी कि अगर 3 महिलाओं को आप उठाएंगे तो उनमें से 2 महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो एनीमिक होंगी। और इसकी वजह से फिर आगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो भी कुपोषित होते हैं, अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। तो अगर हम इस एनीमिया की समस्या को सॉल्व कर सकें अपने देश में तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ऐसे में एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो टाटा है और आईसीएमआर है ये साल्ट को फोर्टिफाई करने का एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसके अंतर्गत साल्ट में आयरन और आयोडीन को ऐड किया जाएगा, जिससे कि जो एनीमिया जैसी समस्याएं हैं उनसे लड़ने में मदद मिलेगी। फिर और भी कुछ चीजें की जा रही हैं, राइस वगैरह में भी ये फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन जो मुख्य पॉइंट था वो यही था